गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप अध्याय 5 का दोहरान पढ़ रहे थे। एक बार पुनः ध्यान दें। हमने आपको अम्ल क्षार संकल्पना बताई। सबसे पहले आरएनएस की कि जो जल में H धनायन दे दे अम्ल, जैसे HCl, ये पानी में घुलकर H धनायन दे रहा है तो अम्ल हो गया। और जो पानी में घुलकर OH ऋणायन दे दे वो क्षार, जैसे NaOH क्षार है क्योंकि पानी में घुलकर OH ऋणायन दे रहा है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलकर H धनायन नहीं देते या OH ऋणायन नहीं देते, तो ऐसे पदार्थ अम्ल है या क्षार, इस बात को समझाने के लिए संकल्पना दी ब्रोस्टेड-लोरी ने। ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ प्रोटॉन त्याग देता है यानी H धनायन हाइड्रोजन धनायन त्याग देता है तो वो अम्ल है, और अगर ग्रहण कर लेता है तो वो क्षार है। जैसे कि NH3 की क्रिया जल से हो तो ये जो जल है ये H धनायन को यानी प्रोटॉन को त्याग देता है, तो चूंकि ये प्रोटॉन को त्याग रहा है इसलिए अम्ल है जल। और जो प्रोटॉन इसने त्यागा है H+, उसको ये अमोनिया ग्रहण कर लेता है तो ये अमोनिया हो गया क्षार। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया। अब ये क्षार जो है इसका ये NH4+ में बदल गया, ये इसका संयुग्मी अम्ल है, और ये HOH में जो OH रह गया ये इस अम्ल का संयुग्मी क्षार है। इसके बाद कुछ पदार्थ अप्रोटिक होते हैं यानी प्रोटॉन न देते न लेते, तो उनको उनकी प्रकृति को हम लुईस संकल्पना से ज्ञात करते हैं। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही अम्ल कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाते हैं। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी जो धनायन होते हैं वो सब अम्ल होते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, त्यागते हैं यानी ऋणायन, वो सब क्षार होते हैं। ये अम्ल क्षार संकल्पना आपको बताई। इसके बाद हमने आपको अम्लों, क्षारों और लवणों के सामान्य गुणधर्म बताए थे। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, धातु से अगर क्रिया करवाई जाए तो धातु का लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके अलावा यदि अम्लों की क्रिया हम धातु के ऑक्साइड से करवाएं तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए वो धातु का लवण बनेगा और जल बनेगा, यानी एक प्रकार से उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी। जैसे ZnO प्लस HCl, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल हो गया। तो इस क्रिया में ZnCl2 ये लवण बन जाएगा और H2O जल बन जाएगा। क्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन के परमाणु 2 हैं, यहाँ 1 है तो 2 से गुणा कर दिया, 2 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर 2, ये 2, जिंक 1, ये जिंक 1, ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 1। अब संतुलित है। तो इसके अलावा अम्ल का एक गुण हमने आपको बताया, क्षार से क्रिया। तो अम्ल क्षार से क्रिया करे या क्षार अम्ल से क्रिया करे एक ही बात है। उदासीनीकरण क्रिया होती है, अम्ल क्षार के प्रभाव को निरस्त करता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है और लवण व जल बनता है। इस क्रिया में ऊष्मा विमुक्त होती है जिसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद आपको हमने बताए थे कुछ उपयोगी यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। उनमें हमने आपको सोडियम के यौगिक बताए पहले, Na के यौगिक। अब सोडियम के यौगिकों में एक यौगिक हमने आपको बताया सोडियम क्लोराइड, एक बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बताया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और एक और बताया था सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम के 4 यौगिक अपने आप को बताए थे, लिखवाए थे, नोट करवाए थे। एक बार रिवीजन कर लें आप, वैसे आपके याद होंगे क्योंकि हम आपसे कहकर के चलते हैं कि आप रोजाना साथ के साथ याद करें। तो सबसे पहले इनके साधारण नाम लिख लेते हैं अपन, साधारण नाम। तो आपको सभी को पता है सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम है नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का साधारण नाम है बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम है धावन सोडा। यहां पर देखो, नमक, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का साधारण नाम है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का साधारण नाम है और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट का। तो इनके जो सूत्र है, नमक का सूत्र यानी सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोजन का NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। परंतु धावन सोडा का थोड़ा सा भिन्न होता है, इसमें 10 अणु जल के होते हैं, क्रिस्टल जल के 10H2। केवल सोडियम कार्बोनेट का सूत्र की बात करें तो Na2CO3 होता है, परंतु धावन सोडा की बात करें तो इसमें 10 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, Na2CO3.10H2। इसके बाद हमने आपको इनके प्राप्त करने की विधि बताई थी, यानी प्राप्ति का तरीका बताया था। प्राप्ति इसमें बताया था सोडियम क्लोराइड को खारे जल से प्राप्त करते हैं। समुद्र या खारी झील का जल लेते हैं, उसको बड़ी बड़ी क्यारियां मिट्टी के खेतों में बना देते हैं और उनमें जल को भर देते हैं। सूर्य की गर्मी के कारण जल भाप बन करके उड़ जाता है और नमक बच जाता है। परंतु इस प्रकार प्राप्त नमक में कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि की अशुद्धि होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए उस नमक के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था, देखिए हम कोई भी विलयन बनावें तो हमको विलायक में विलेय डालना पड़ता है। जैसे पानी में हम नमक डालते हैं तो पानी में नमक डालते जाएंगे, नमक मिलता जाएगा, और नमक डाला और मिल गया, और डाला और मिल गया। एक स्थिति ऐसी आएगी कि नमक मिलना बंद कर देगा, तो उस समय जो विलयन बनेगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा नमक का। तो उस संतृप्त जलीय विलयन में नमक के में हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोवाइड करते हैं तो हमको शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। ये हमने आपको बताया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाते हैं। ये एक सेल में करवानी पड़ती है क्रिया, जिसमें हम पारे का कैथोड लेते हैं और ग्रेफाइट या कार्बन का एनोड लेते हैं और विद्युत प्रवाहित करते हैं बैटरी से। जैसे ही विद्युत प्रवाहित करेंगे, सोडियम क्लोराइड का विद्युत के कारण वियोजन होगा, अपघटन होगा सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन में। ये जो सोडियम धनायन है आकर्षित होकर के ऋणावेशित छड़ यानी कैथोड पर जाएंगे, जो कि पारे का बना है, और वहां जाकर के सोडियम धनायन इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, उदासीन होकर के पारे से जुड़ जाएंगे, यानी Na++1E- प्लस Hg इक्वल टू NaHg। ये जो NaHg बना है ये सोडियम अमलगम है। अब ये NaHg यानी सोडियम अमलगम जल से क्रिया कर लेगा और बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2NaHg प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस 2Hg प्लस H2। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी।
सोडियम हाइड्रोक्साइड हम प्राप्त करना चाहते थे। एनोड पर वो Cl माइनस आयन पहुंचेंगे, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उदासीन हो जाएंगे 2 आयन और Cl2 गैस मुक्त हो जाएगी एनोड पर। तो ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद हमने आपको बेकिंग सोडा बताया था और बेकिंग सोडा प्राप्त करने की विधि हमने आपको बताई कि इसको प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी काम में ले सकते हैं कि अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये अमोनिया हो गई, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये जल में विलयन हो गया और ये CO2 गैस प्रवाहित कर दी, तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा और नौसादर बनेगा। ये जो नौसादर है ये ऊर्ध्वपातन विधि से अलग हो जाएगा और हमको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्राप्त करने की विधि हो गई। अब रह गया धावन सोडा। तो धावन सोडा प्राप्त करने के लिए आप ये जो प्राप्त हुआ है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको गर्म कर देंगे। धावन सोडा को प्राप्त करने के लिए धावन सोडा आप इसको गर्म करेंगे, यानी ये क्रिया रिवर्स हो जाएगी। गर्म करने पर सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी, सामान्य परिस्थितियों में हो जाए तो उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है, लेकिन ये गर्म करने पर रिवर्स हो जाती है। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि गर्म कर दें, ये गर्म करने का निशान है, तो Na2CO3 H2O और CO2 में इसका वियोजन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, इससे जब हम धावन सोडा प्राप्त करना हो तो इसका क्रिस्टलीकरण करवाना पड़ता है। Na2CO3 प्लस 10H2O क्रिस्टलीकरण करवाने पर यहाँ लिखना होगा क्रिस्टलीकरण, तो ये Na2CO3.10H2O इस तरीके से धावन सोडा प्राप्त होता है। इसके बाद इनके गुण धर्म बताए, तो देखिए ये सभी चारों के चारों श्वेत रंग के हैं, क्रिस्टलीय हैं और ठोस हैं। 3 गुण धर्म हो गए। अब इनकी प्रकृति की बात करें तो सोडियम क्लोराइड उदासीन प्रकृति का लवण है, प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH की क्रिया से बना है, तो इसकी प्रकृति उदासीन है। इसकी प्रकृति प्रबल क्षारीय है, NaOH प्रबल क्षार है, तो ये क्षारीय प्रकृति का है। ये दुर्बल क्षार है, ये भी दुर्बल क्षार है, यानी इन दोनों की प्रकृति दुर्बल क्षारीय है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक आपको पता है 1081 केल्विन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक हमने आपको बताया था 591 केल्विन। आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो इनके उपयोग, तो उपयोग में हमने आपको बताया कि कम से कम 2 उपयोग हमको याद होने चाहिए। एक उपयोग हमने कॉमन बताया, आवश्यकता पड़ने पर हम उसको किसी में भी फिट कर सकते हैं, वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बाकी मैं सभी के 2 उपयोग बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने, याद करें। सोडियम क्लोराइड नमक आप सब जानते हैं खाद्य सामग्री के रूप में काम आता है, मक्खन मछली मांस आदि को सड़ने से बचाने के काम आता है, खाद्य परिरक्षण में काम आता है,
इसके अलावा सोडियम के विभिन्न यौगिक यानी अन्य यौगिक प्राप्त करने के काम आता है। ये तीनों जो है हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये अन्य यौगिक प्राप्त करने के काम आता है। देखिए हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं कि सोडियम के अन्य यौगिक बना सकते हैं, इससे भी सोडियम के अन्य यौगिक बना सकते हैं, इससे भी सोडियम के अन्य बना सकते हैं और इससे भी सोडियम के अन्य यौगिक बना सकते हैं। यानी एक सोडियम के किसी एक यौगिक से सोडियम का हम कोई दूसरा यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उपयोग भी इनमें सब में चल सकता है। इसके अलावा हिमकारी मिश्रण बनाने में भी हमने इसका उपयोग बताया था। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हमने ये बताया आपको वायु की CO2 को अवशोषित करने में। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है उसको आप अवशोषित कर सकते हैं NaOH से। इसके अलावा इसका उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में किया जाता है। सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम बनाने में भी उपयोगी है। अब ये सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH में थोड़ा CaO मिलाना होता है, इन दोनों का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। तो सोडा लाइम बनाने में भी ये उपयोगी है। बेकिंग सोडा, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। आपको पता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ये जो बेकिंग सोडा है इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाना होता है। इसका उपयोग हम बाटियों में और पुड़ी बनाते हैं तो पुड़ी के आटे में मिला देते हैं। इससे जैसे ये गर्म होगा, आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब गर्म होता है तो ये CO2 गैस देता है। ये गैस जब बाहर निकलने का प्रयास करती है तो पूड़ी फूल जाती है, बाटी फूल जाती हैं। इसी तरीके से खमीर के उठने की जो क्रिया होती है, मैदा वगैरह जब हम पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद वो फूल जाती है, यानी फर्मेंटेशन हो जाता है, उसके लिए भी ये उपयोगी है बेकिंग सोडा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग एंटासिड के रूप में ये काम आता है, प्रति अम्ल के रूप में काम आता है, यानी पेट की एसिडिटी को दूर करने में। धावन सोडा नाम से स्पष्ट है, कपड़े धोने में काम आता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है आप कर सकते हैं साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में, कांच, बोरेक्स आदि बनाने में भी ये उपयोगी है। तो इस तरीके से ये सोडियम के यौगिक पूरे हो गए। इसके बाद फिर हमने आपको कैल्शियम के 2 यौगिक बताए थे। कैल्शियम के यौगिक, एक यौगिक बताया था विरंजक चूर्ण। ये साधारण नाम है विरंजक चूर्ण, रसायन विज्ञान का नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सूत्र है इसका CaOCl2। हमने इसको प्राप्त करने की विधि बताई थी, प्राप्ति का तरीका बताया था। शुष्क बुझा चूना लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, शुष्क बुझा चूना। CaO तो बिना बुझा चूना होता है, ये है CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये बुझा चूना है, बुझा हुआ चूना, शुष्क ड्राई, और इस पर प्रवाहित कर देते हैं क्लोरीन गैस, तो ये CaOCl2 प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमें जल भी बनता है। खैर हमको ये प्राप्त करना था तो ये विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमने इसके आपको गुणधर्म बताए थे कि ये पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला, पीले रंग का है और तीक्ष्ण गंध वाला है और ठोस पदार्थ है। 3 गुण हो गए एक तरह से, पीले रंग का है,
तीक्ष्ण गंध का है और ठोस पदार्थ है और जल में विलेय है और हवा में खुला छोड़ दें तो क्लोरीन दे देता है। हवा में खुला छोड़ दें तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है या क्लोरीन गैस देता है। और ये जो क्लोरीन गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें इस पर। ये जो क्लोरीन गैस है ये नमी से यानी जल से क्रिया करके और नवजात ऑक्सीजन देती है, एक्टिव ऑक्सीजन देती है, परमाणुीय ऑक्सीजन देती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। इस क्रिया को विरंजन बोलते हैं। तो विरंजन क्रिया में उपयोगी हो गया ये विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन बनी, क्लोरीन ने नमी से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन दी, नवजात ऑक्सीजन ने रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर दिया। एक बार बोर्ड की परीक्षा में छोटा सा प्रश्न पूछ लिया था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन कुछ बच्चे आंसर नहीं दे पाए। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, ध्यान से सुने। प्रश्न पूछा था कि कांच के एक जार में, कांच के एक जार में गुलाब के फूल रखे गए, कांच के जार में गुलाब के फूल रखे गए जिसमें क्लोरीन गैस थी। जार में गैस कौन सी थी? क्लोरीन। और उसमें रख क्या दिए गए? गुलाब के फूल। कुछ समय बाद देखा गया कि उनका रंग उड़ गया, यानी वो रंगहीन हो गए, सफेद हो गए वो पुष्प गुलाबी से। पूछा गया प्रश्न में ऐसा क्यों हुआ? बालक जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल सिंपल बात थी कि गैस जार के अंदर क्लोरीन गैस थी, क्लोरीन गैस की क्रिया हो गई गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों में जो नमी थी उससे, नमी से क्रिया हो गई, जल से क्रिया हो गई, तो यही वाली क्रिया हो गई और एक्टिव ऑक्सीजन बन गई, नवजात ऑक्सीजन बन गई। इस नवजात ऑक्सीजन ने फूल की पंखुड़ियों के गुलाबी रंग को रंगहीन कर दिया। तो ये इसके गुणधर्म हैं। इसके अलावा इसका उपयोग, तो एक उपयोग तो ये आ ही गया, विरंजन क्रिया में ये उपयोगी होता है। अब ये विरंजन क्रिया आप कागज उद्योग में और कपड़ा उद्योग में काम लेते हैं। इसके अलावा पीने के पानी को शुद्ध करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया आपका कैल्शियम का एक यौगिक विरंजक चूर्ण। अब हमने एक दूसरा यौगिक और बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक पदार्थ का नाम है, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक दृष्टि से ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट का अणु यदि एक है तो जल का अणु आधा होगा। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। अणु सूत्र में चूंकि एक अणु कम से कम होता है, आधा अणु नहीं हो सकता, तो फिर इसके सूत्र को हमको यूं लिखना होगा कि कैल्शियम सल्फेट के अणु 2 हैं तो जल का अणु 1 है, आधे होंगे जल के अणु, यानी ये कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। इसको प्राप्त करने के लिए जिप्सम, जिप्सम जो कि कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अणु 1 तो जल के अणु 2। अब हमने इसको 2 से गुना कर दिया तो इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट के अणु 2 तो जल के अणु कितने हो गए? 2 4 डबल हो गए। तो ये कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट है, इसको बोलते हैं जिप्सम। इस जिप्सम का हमको करवाना है आंशिक निर्जलीकरण,
पूरी तरह निर्जलीकरण नहीं करवाना, आंशिक निर्जलीकरण करवाना है, तो इसको नियंत्रित ताप पर गर्म करना है। तापक्रम 393 केल्विन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 393 केल्विन ताप पर इसमें जो 4 अणु है जल के, इनमें से 3 अणु निकल जाएंगे और 1 अणु जल का रह जाएगा, यानी ये पीओपी प्राप्त हो जाएगा। तो पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट के डाइहाइड्रेट का 393 केल्विन ताप पर आंशिक निर्जलीकरण करवा देते हैं, तो ये पीओपी प्राप्त हो जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। यदि ये है आपका CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, ये है पीओपी। यदि आपने इसको हवा में खुला छोड़ दिया, इसलिए इसको आर्द्रता रोधी बर्तनों में पैक करके रखते हैं, यदि आपने इसको हवा में खुला छोड़ दिया तो ये हवा की नमी से क्रिया कर लेगा, या आप इसमें पानी मिला देंगे तो ये पानी से क्रिया कर लेगा और ये ठोस कैल्शियम सल्फेट के डाइहाइड्रेट में बदल जाएगा, यानी जिप्सम में बदल जाएगा। तो जिप्सम से पीओपी प्राप्त हो जाता है और पीओपी से आप जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद पीओपी के हमने आपको उपयोग बताए थे। टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप कर देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। इससे मूर्ति बना सकते हैं, बच्चों के खिलौने बना सकते हैं। इसके अलावा पीओपी का उपयोग हम सीमेंट बनाने में, भवन निर्माण में करते हैं। और इसके बाद इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है आपका साबुन और अपमार्जक। तो साबुन में एक लाइन नोट कर ले सब अपनी कॉपी में। सबसे सरलतम साबुन, सबसे सरलतम साबुन सोडियम स्टीयरेट, C17H35 COONA होता है। नाम है इसका सोडियम स्टीयरेट। सबसे सरलतम साबुन सोडियम स्टीयरेट C17H35 COONA होता है। हाँ, तो साबुन वे पदार्थ हैं जो केवल मृदु जल में कपड़े की सफाई करते हैं। ये कठोर जल में सफाई नहीं करते, क्योंकि कठोर जल में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो पाए जाते हैं, उनसे साबुन के अणु क्रिया करके एविले लवण बनाकर नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, झाग नहीं देते। जबकि अपमार्जक मृदु जल में भी सफाई करते हैं, झाग बनाते हैं, और कठोर जल में भी झाग बनाते हैं, क्योंकि कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं, उनके साथ ये क्रिया तो करते हैं, परंतु क्रिया करके विलयशील सल्फोनेट लवण बनाते हैं, तो अवक्षेप के रूप में नहीं बैठते और कपड़े की सफाई करते हैं। सबसे सरलतम अपमार्जक हमने आपको बताया था RSO3Na। ये सबसे सरलतम अपमार्जक है, प्रारंभिक अपमार्जक है। ये जो अपमार्जक है, इनमें ये RSO श्रृंखला है, ये छोटी है और शाखित है। इसकी समस्या है कि इनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, अतः आजकल दूसरे प्रकार के अपमार्जक नाम लिए जाते हैं।
RC6H5SO3Na। ये है सोडियम बेंजीन, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये वाले अपमार्जक काम में लिए जाते हैं। इनमें ये जो R श्रृंखला है ये अधिक लंबी है और कम शाखित है, तो इनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर सकते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। वसीय अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके और साबुन बनाया जाता है। इस क्रिया में ग्लिसरॉल उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इनकी संरचना की बात करें साबुन और अपमार्जक की, तो दोनों की संरचना में दो भाग होते हैं। चाहे साबुन की हो चाहे अपमार्जक की हो, दोनों में दो भाग हैं। एक भाग लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला है R, जो वसा में यानी तेलीय पदार्थों में घुलनशील होता है, और दूसरा भाग होता है आयनिक, जो जल में घुलनशील होता है। इसके बाद इनकी क्रिया विधि साबुन और अपमार्जक की, तो जब हम कपड़े को पानी में भिगोकर उस पर साबुन रगड़ते हैं तो साबुन के जो अणु हैं, कण हैं, वो जल के अंदर अपने आप को एक विशेष संरचना में व्यवस्थित कर लेते हैं। उस संरचना को मिशेली संरचना या मिशेल कहते हैं। इस संरचना में जो तेलीय गंदगी है उसकी तरफ तो होते हैं ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग यानी R भाग, और जो जल है बाहर की ओर उसकी तरफ होता है आयनिक भाग। तो आयनिक भाग जल में घुलता है और तेलीय गंदगी को R भाग घोल लेता है। R भाग जो तेलीय गंदगी को घोल लेता है उसको आयनिक भाग यानी जल आकर्षित कर लेता है, तो गंदगी पानी में आ जाती है। जब हम खंगाल करके कपड़े को पानी से बाहर निकालते हैं तो साफ कपड़ा जो है या सफाई होकर के कपड़ा बाहर आता है। इस तरीके से इस सफाई क्रिया होती है, और इसी के साथ ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद। प्रश्न उत्तर कल देखेंगे।